हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान की जो बुक है आपके पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान, जिसका चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपके सत्ता की साझेदारी। तो इस चैप्टर के कंप्लीट जो हैंड रिटन नोट्स हैं, जो कलरफुल नोट्स हैं, आपके जो बेस्ट नोट्स हैं जिनको पढ़कर आप एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो कंप्लीट चैप्टर के कंप्लीट जो नोट्स हैं वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। और इससे पहले मैंने कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान की जो आपके अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स से जियोग्राफी, भूगोल और जो हिस्ट्री है, आपके इतिहास है, तो उनकी जो कंप्लीट बुक है, उनके जितने भी चैप्टर्स हैं आपके, उन सभी चैप्टर्स के जो नोट्स हैं वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन सभी वीडियोज़ की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां जाकर आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। उन सभी चैप्टर के जो नोट्स हैं वो आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर फर्स्ट है आपके सत्ता की साझेदारी, तो इस चैप्टर के कंप्लीट जो हैंड रिटन नोट्स हैं, जो कलरफुल नोट्स हैं, वो आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो वीडियो को कंप्लीट आपको देखना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर चैप्टर फर्स्ट आपको दिया गया है, और चैप्टर फर्स्ट है आपके सत्ता की साझेदारी, और सत्ता की साझेदारी है वो कंप्लीट आप देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले, और साथ साथ में अगर आप इन नोट्स को लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, और अगर आप इन नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिया गया है, इन नंबर से संपर्क करके हमारे द्वारा ये नोट्स आप परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें टॉपिक आपको दिया गया है कि बेल्जियम और श्रीलंका। तो बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो बेल्जियम है वो यूरोप का एक छोटा सा देश है। बेल्जियम क्या है? यूरोप का एक छोटा सा देश है, और यह क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है, और क्षेत्रफल में हरियाणा जो स्टेट है उससे भी क्या है? छोटा है। और इसकी जो सीमाएं हैं वो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग से लगती है। तो ये चार स्टेट हैं, चार देश हैं, उनसे लगती है। कौन कौन से हैं? एक तो फ्रांस है, एक नीदरलैंड है, एक जर्मनी है, और एक है लक्समबर्ग। ओके, तो इन चार देशों से इनकी जो सीमा है वो लगती है। ये आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद में देखिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, बेल्जियम है वो किस महाद्वीप का देश है? तो बेल्जियम है कौन से महाद्वीप का देश है? यूरोप महाद्वीप का देश है। ये हमने अच्छे से इसको पढ़ लिया है कि बेल्जियम है वो कौन से महाद्वीप का देश है? यूरोप महाद्वीप का देश है। और उसके बाद में फिर से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकता है, और काफ़ी बार एग्जाम में आता है ये। ओके, रिपीटेड क्वेश्चन है कि बेल्जियम की जो राजधानी है वो कौन है? तो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। ये आपको याद रखना है। और जिन बच्चों ने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता दी नहीं लिखा है तो सभी बच्चों को एक बार जय माता दी जरूर लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि बेल्जियम की जातीय बुनावट। तो बेल्जियम है उसकी जातीय बुनावट कैसी है, किस प्रकार से है? तो बेल्जियम की जो जातीय बुनावट है वो बहुत जटिल है, और देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा है वो फ्लेमिश इलाके में रहता है, और तथा डच भाषी है। 40% लोग हैं वो वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच भाषी हैं, और शेष 1% लोग वो जर्मन बोलते हैं। राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग वो फ्रेंच बोलते हैं, और 20% लोग वो डच भाषा बोलते हैं। तो इस प्रकार से बेल्जियम है उसकी जातीय बुनावट है। और उसके बाद में है आपके नेक्स्ट श्रीलंका की जातीय बुनावट। तो श्रीलंका है उसकी जातीय बुनावट वो किस प्रकार से है वो भी आप देख सकते हैं कि श्रीलंका में अनेक जातीय समूह के लोग हैं। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिहेलियों का है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या की 74% है, और दूसरा स्थान तमिलों का है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या की 18% है, और 7% है ईसाई लोग भी श्रीलंका में रहते हैं, और शेष 1% अन्य समुदायों के जो लोग हैं वो भी श्रीलंका में निवास करते हैं। ओके, ये आपको याद रखना है। और फिर से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकता है जिसको हमने हाईलाइट किया है कि भारत का जो पड़ोसी द्वीपीय देश है वो कौन सा है? तो भारत का पड़ोसी द्वीपीय देश कौन सा है? श्रीलंका। ये आपको याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बहुसंख्यकवाद की, कि बहुसंख्यकवाद क्या होता है। तो यह एक प्रकार का मत होता है कि बहुसंख्यक समुदाय जिस प्रकार चाहे देश में शासन कर सकता है,
बहुसंख्यक सामान्यतः अल्पसंख्यकों की इच्छाओं और आवश्यकताओं की अवहेलना करते हैं और श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद की स्थिति है वो देखने को मिलती है जहां सिएलियों का वर्चस्व है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो आप यहां पर देख सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है आपके कि सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। तो श्रीलंका वो स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? 1948 में। और ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है आपके, अच्छे से आपको याद रखना है। उसके बाद में फिर से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुसंख्यकवाद को बनाए रखने के लिए श्रीलंका की सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए? तो इसका उत्तर होगा, इसमें आपके 3 कदम उठाए गए हैं। पहला कदम क्या है कि श्रीलंकाई सरकार ने सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में सिहेली वर्चस्व स्थापित करने के लिए कई प्रकार के उपाय अपनाए। दूसरा जो कदम है वो है आपके कि 1956 ईस्वी में श्रीलंका सरकार ने एक कानून बनाया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिहेली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। और तीसरा है कि विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिहेलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली। तो ये 3 कदम हैं, ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। उसके बाद में फिर से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने लिया है, नोट्स में इंक्लूड किया है कि किस देश में, कौन से देश में 2 समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया है? तो कौन सा देश है? श्रीलंका। ये आपको याद रखना है। उसके बाद में है बेल्जियम की समझदारी। अब देखिए बेल्जियम की जो समझदारी है वो क्या थी कि बेल्जियम के जो नेता लोग हैं तो बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया कि बेल्जियम के जो नेता हैं उन्होंने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया और उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता है उसको स्वीकार कर लिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप देख सकते हैं जिसको हमने हाईलाइट किया है कि बेल्जियम देश ने 1970 से 1993 ईस्वी के मध्य अपने संविधान में 4 संशोधन किए। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि बेल्जियम अपनी जातीय समस्याओं को निम्न प्रयासों से हल कर सका। तो बेल्जियम अपनी जातीय समस्याएं हैं उनको कौन कौन से प्रयासों से हल कर सका? तो इसमें पहला है कि अवसर की समानता। तो अवसर की समानता में आप देख सकते हैं कि संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार में डच व फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या है वो समान रहेगी, अर्थात दोनों समुदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। दूसरा जो प्रयास था वो शक्ति का विकेंद्रीकरण था कि केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 क्षेत्रों को क्षेत्रीय सरकारों को प्रदान कर दी गई। और तीसरा प्रयास था स्वायत्त राज्य सरकार। तो राज्य सरकारें हैं वो केंद्र सरकार के अधीन नहीं हैं। और 4 नंबर है कि समान राजनीतिक प्रतिनिधित्व है। तो ब्रुसेल्स में अलग सरकार है तथा इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में है श्रीलंका में हुए जातीय संघर्ष। ये काफ़ी बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि श्रीलंका में जो जातीय संघर्ष हुआ था, जो स्ट्रगल हुआ था, उसकी विवेचना कीजिए। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके। तो श्रीलंका के तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियों का निर्माण किया और श्रीलंका सरकार के समक्ष तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने और शिक्षा रोजगार में समान अवसरों की मांग की। लेकिन तमिलों की आबादी वाले क्षेत्रों की स्वायत्तता की मांगों को लगातार नकारा गया, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि किस देश की सामुदायिक सरकार सत्ता के बंटवारे का एक अच्छा उदाहरण है? कि किस देश की सामुदायिक सरकार है वो सत्ता के बंटवारे का एक अच्छा उदाहरण है? तो वो होगा आपके बेल्जियम। ओके, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में है आपके सत्ता की साझेदारी। अब देखिए सत्ता की साझेदारी क्या है? ओके, तो सत्ता की साझेदारी एक नीति है जिसके अंतर्गत देश के शासन में समाज के सभी प्रमुख समूहों को सत्ता का एक स्थायी भाग प्रदान किया जाता है
और जातीय एवं सांस्कृतिक विभिन्नताओं के कारण विभाजित समाज में झगड़े सुलझाने का यह एक सामर्थ्यवान हथियार है और इसमें राजनीतिक आयोजन की व्यापक रूप से व्यवस्था होती है। और उसके बाद में क्वेश्चन लिया गया इम्पोर्टेंट कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो लोकतंत्र होता है, जो डेमोक्रेसी होता है, उसमें सत्ता की साझेदारी है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों आवश्यक है। तो सत्ता की साझेदारी है वो संघर्ष की संभावनाओं को क्या करती है, कम करती है तथा प्रजातांत्रिक भावनाओं की क्या है, अनुकूल। ये आपको याद रखना है। उसके बाद में है सत्ता की साझेदारी के पक्ष में कौन कौन से तर्क दिए गए हैं। तो इसमें पहला तर्क है कि सत्ता की साझेदारी से विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य टकराव की संभावना है वो कम हो जाती है। और दूसरा तर्क है कि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर सामान्यतः हिंसा व राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, इसलिए सत्ता में साझेदारी राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए क्या है, अच्छी है। और तीसरा तर्क है कि सत्ता की साझेदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। ये आपको याद रखना है। उसके बाद में है सत्ता का क्षैतिज वितरण। तो सरकार के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता के बंटवारे को सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। और उसके बाद में है सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। तो उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के मध्य सत्ता का जो विभाजन होता है वो सत्ता का क्या कहलाता है, ऊर्ध्वाधर वितरण कहलाता है। उसके बाद में है सत्ता की साझेदारी निम्न कारणों से वांछनीय है। तो सत्ता की साझेदारी है कौन कौन से कारणों से वांछनीय है वो कारण आपको समझाने हैं। तो इसमें पहला है टकराव को रोकने के लिए। तो देखिए सत्ता की जो साझेदारी है वो वांछनीय है क्योंकि यह सामूहिक समूहों के मध्य संघर्ष की संभावना को कम करती है और चूंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है तो इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए क्या है, बहुत ही अच्छा है। उसके बाद में है लोकतंत्र की आत्मा। तो देखिए दूसरा पॉइंट है लोकतंत्र की आत्मा। तो सत्ता की साझेदारी प्रजातंत्र का एक आधार है और इसके विकास के लिए आवश्यक है। आधुनिक प्रजातंत्र में शक्ति जनता के हाथों में क्या है, निहित रहती है और इसका प्रयोग जनता निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा करती है और इस प्रकार समस्त समूह में भागीदारी के माध्यम से शासन व्यवस्था से जुड़े रहते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सामुदायिक सरकार की व्यवस्था बेल्जियम देश में की गई है। ये आपको याद रखना है कि सामुदायिक सरकार है उसकी व्यवस्था कौन से देश में की गई है, तो उसका नाम होगा बेल्जियम। यह आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि उन देशों के नाम लिखिए जिनकी सीमाएं बेल्जियम से मिलती हैं। तो ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको फर्स्ट पेज में कि फ्रांस है, नीदरलैंड है, जर्मनी और लक्समबर्ग है। तो ये 4 देश हैं जिनसे बेल्जियम की जो सीमा है वो मिलती हैं। उसके बाद में है सामुदायिक सरकार। अब सामुदायिक सरकार क्या होती है, तो सामुदायिक सरकार है उसमें विभिन्न सामाजिक समूहों को अपने समुदाय से संबंधित मसलों को सुलझाने के लिए सत्ता दी जाती है और ये समूह बिना किसी समुदाय के नीचा दिखाए आम जनता के लाभ के लिए मिलकर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। से आपके की सत्ता की साझेदारी के रूप, तो कौन कौन से रूप है, तो इसमें पहला रूप है आपके, पहला रूप आप देख सकते हैं। इसमें आपको पहला रूप दिया गया है कि सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य सत्ता की साझेदारी। तो लोकतंत्र है उसमें सरकार के विभिन्न अंग जैसे विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है, इनके मध्य सत्ता का क्या रहता है, बंटवारा रहता है और इन सभी के पास शक्ति होती है, पावर होती है तथा वे आपस में एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं। इसे ही हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहा जाता है और इस प्रकार के बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग का असीमित उपयोग नहीं कर सकता है और प्रत्येक अंग एक दूसरे पर अंकुश रखता है। इससे विभिन्न संस्थाओं के मध्य सत्ता है उसका संतुलन क्या रहता है, बना रहता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। ये आपको याद रखना है। और उसके बाद में दूसरा रूप आप देख सकते हैं सत्ता का दूसरा रूप कि सरकार के मध्य विभिन्न स्तरों पर सत्ता की साझेदारी। तो इसके अंतर्गत सत्ता का विभाजन केंद्रीय और राज्य सरकारों के मध्य तथा इससे आगे
स्थानीय निकायों के बीच होता है और उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के मध्य सत्ता की इस साझेदारी को सरकार का ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं, जिसमें केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है और स्थानीय सरकार है। तो ये भी आपको याद करना है अच्छे से। और उसके बाद में जो तीसरा स्तर आपको दिया गया है, तीसरा स्तर आप देख सकते हैं आपको क्या दिया गया है। तीसरे स्तर में है कि विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य सत्ता की साझेदारी। तो लोकतंत्र में विशेष रूप से विभिन्न धार्मिक, भाषाई और आदिवासी एवं अल्पसंख्यक समूह विभिन्न स्तरों पर सत्ता की साझेदारी करते हैं और सत्ता की साझेदारी का यह रूप या तो प्रजातांत्रिक हो सकता है जैसे कि बेल्जियम में, अथवा फिर संवैधानिक हो सकता है जैसे कि भारत में। और इस प्रकार की व्यवस्था विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों को हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है ताकि वे स्वयं को शासन से अलग न समझने लगे। और 4 नंबर है आपके, 4 नंबर रूप आप देख सकते हैं राजनीतिक दलों, दबाव समूह एवं आंदोलनों के मध्य की सत्ता की साझेदारी। तो लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक दलों, दबाव समूह एवं आंदोलनों के मध्य भी सत्ता की साझेदारी होती है। लोकतंत्र लोगों के समक्ष सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प देता है और यह विकल्प विभिन्न राजनीतिक दलों के रूप में उपलब्ध होता है जो कि चुनाव लड़ते हैं। और फिर हमने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया है जो हर बार आपकी बोर्ड एग्जाम में छपता है कि सत्ता की जो साझेदारी है उसमें नियंत्रण और संतुलन की जो व्यवस्था है वो क्या होती है। तो सत्ता की साझेदारी में नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था को समझाइए, या इसकी परिभाषा भी पूछी जा सकती है। तो इसका आंसर एक ही होगा आपकी कि वह व्यवस्था जिसमें सरकार का प्रत्येक अंग एक दूसरे को क्या करता है, कंट्रोल करता है। कि वह व्यवस्था जिसमें सरकार का प्रत्येक अंग एक दूसरे को नियंत्रित करता है, जिससे सत्ता का संतुलन है वो स्थापित बना रहता है। तो ये आपको याद करना है अच्छे से। और इसी के साथ हमने चैप्टर फर्स्ट है आपके पॉलिटिकल का, राजनीतिक विज्ञान का, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का। तो इस चैप्टर के कंप्लीट जो हैंडरिटन जो कलरफुल नोट्स हैं जिनको पढ़कर आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो वो वाले नोट्स हमने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवाए हैं। अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।